रवि जोशी क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम क्लास 10 अध्याय 3 धातु अधातु के वन शॉट देखेंगे, जिसमें 15 से 20 मिनट के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो सारे टॉपिक मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या-क्या देखने वाले हो। इसके अलावा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं बनने वाला है, तो आपने कहना ये सारे टॉपिक ज़रूर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, रिवीजन सीरीज में है हम। चलिए आज क्या देखेंगे हम, सबसे पहले भौतिक और रासायनिक गुण जानेंगे हम किसके, धातु अधातुओं के। ठीक है, अभिक्रियाशीलता जानेंगे क्या है अभिक्रिया, सक्रियता श्रेणी और आयनिक यौगिकों का निर्माण। ठीक है, आयनिक यौगिकों का निर्माण क्या है, उसका धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, अयस्कों से धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है, और संरक्षण से सुरक्षा, धातुओं को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। ये 4 टॉपिक ज़रूरी हैं आपके, 4 ही टॉपिक आपके क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट है इसमें। इसी से क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपने करना है इस चैप्टर के 4 टॉपिक को अच्छे से देख लेना। आगे की वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी आपको। आपने क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना, 10 से 15 मिनट का ही आपकी क्लास रहने वाली है, तो आपने क्या करना है, पूरे वीडियो देखनी। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है? तो सबसे भौतिक गुण जान लेते हैं, क्या है, एक तुलना कर रखी है हमने, जिसमें क्या है धातु और अधातुओं में क्या होता है देख लो एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? धातु और अधातु। धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक होती है, ठीक है? कठोर होती है, धातुएँ क्या होती है, कठोर होती हैं, धातुएँ आघात वर्धनीय होती हैं, ठीक है? चमक होती है, कठोर होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती हैं और ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। सुचालक कह सकते हैं, चालक कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अर्थात वो जो धातुएँ होती हैं, धातुएँ क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है? जाती है। और ध्वनिक होती है, मतलब क्या कहते हैं, जब आप कहते हैं धातु पे मारेंगे, चोट मारेंगे तो उससे आवाज़ निकलती है, ठीक है? तो ये आपका क्या है, धातु। ठीक है? धातु के भौतिक गुण हैं, ध्यान दीजिएगा। धात्विक चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता, अर्थात आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, अगर पीटते हैं इसको तो टूटता नहीं है। तन्यता अर्थात खींचकर लंबे तार और पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। ठीक है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, ताकि बिजली के तार बनाए जाते हैं इससे। ठीक है? और ऊष्मा का बर्तन भी बनाया जाता है, ताकि ऊष्मा पहुँच के क्या है, वो खाना-वाना पकाने में काम आएगा और कई चीज़ों में। अ, ध्वनिक का मतलब पीटने पे आवाज़ आती है। ठीक है? ये ध्यान दें, पीटने का मतलब किसी चीज़ से मारेंगे इसमें तो आवाज़ करेंगे। अगला अधातु देख लीजिए। अधातु क्या होती है, चमकहीन होती है। अब इसमें भी कुछ ऐसी अधातु आएँगी जिसमें क्या होंगी, जो अपवाद होंगे वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्या अधातु क्या होती है, चमकहीन होती हैं, सामान्यतः नरम होती है। ज़्यादातर अधातुएँ क्या होती हैं, नरम होती हैं, ठीक है? ज़्यादातर जो धातुएँ होती हैं नरम होती हैं, भंगुर होती हैं, अर्थात मारने पे टूट जाती हैं, ठीक है? अधिकांश धातु क्या होती है, भंगुर होती हैं, अर्थात मारेंगे तो टूट जाएगी, किसी चीज़ से हल्के से भी वो मारोगे तो टूट जाएगी आसानी से, ठीक है? अतन्य अतन्य का मतलब ये इनको तान कर लंबे तारों में बदला नहीं सकता, ना ही इसकी चादरें बनाई जा सकती। कुचालक, विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है? ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है? इसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों क्या होता है, चालन नहीं हो पाता है। इसके अलावा ध्वनिक, ध्वनिक नहीं है, तो क्या होती है, जो अधातु होते हैं उनसे उनको पीटेंगे, आपस में टकराएँगे तो वो क्या करते हैं, आवाज़ नहीं करते। तो ये आपके धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। अब एक बार और जान लीजिए, क्या परीक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण क्या है, देखो अपवाद क्या होते हैं। पारा क्या है, एक धातु है लेकिन कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये अपवाद है इसका। कठोर कहा था ना, एक पारा है, पारा अर्थात मरकरी, Hg इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है? प्रतीक है इसका, मतलब पारे का प्रतीक क्या है, Hg, ठीक है? मरकरी कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और साथ में आयोडीन, आयोडीन क्या है, एक चमकीली अधातु है। जो आयोडीन है, ये चमकीली अधातु है। देखो यहाँ पे क्या था, चमकहीन, लेकिन ये क्या है, चमकीली है। आयोडीन क्या होता है, अधातु है, लेकिन क्या होता है, चमकीली होती है, ठीक है? इसमें चमक होती है, सिर्फ़ अधातु। ये अपवाद हैं 2, ठीक है? एक धातुओं का अपवाद है, एक उसका आयोडीन का, ठीक है? क्लियर हो गया? इसके अलावा अब देखो, क्षारीय धातुएँ कौन-सी पहले जान लीजिए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, ये चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं, ठीक है? क्षारीय धातुएँ क्या होती हैं, आसानी से काटी जा सकती हैं। हीरा क्या है, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हीरा है, कार्बन का एक अपरूप है और साथ में क्या है, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है? प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे कठोरतम है। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ग्रेफ़ाइट, ग्रेफ़ाइट क्या है, विद्युत का सुचालक अधातु है। ये भी एक अपवाद है। क्या कहा गया है, विद्युत का देखो, अधातुएँ क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफ़ाइट अधातु होने के साथ-साथ क्या है, विद्युत का सुचालक। ग्रेफ़ाइट क्या होता है, पेंसिल की निब जो होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफ़ाइट की बनी होती है, ठीक है? वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, धातुओं के रासायनिक गुण जान लीजिए, ठीक है? धातुओं के रासायनिक गुण जान लेते हैं यहाँ पर एक बार। धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो देखो, जब धातुएँ वायु में के साथ अभिक्रिया करती है, अर्थात जब धातुएँ वायु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड, अर्थात धातु ऑक्साइड कहते हैं जिन्हें, ठीक है? या धात्विक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है? धातु और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनेगी। ये नोट्स तैयार कर लेना बेटा अपने लिए, ठीक है? ताकि आपको एग्ज़ाम से 1 दिन पढ़ने में कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सको, ठीक है? उदाहरण के तौर पे देखो, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया की जाएगी, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? तो
कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड क्या धात्विक ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला रंग होता है। ठीक है, रंग भी हमने बता रखा है कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। जितने भी धात्विक ऑक्साइड होंगे आपके, वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे, और उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है? जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है? वो जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, एल्यूमीनियम ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है? जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है? अर्थात ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और इनके जो उदाहरण हैं, एल्यूमीनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये 2 मेन उदाहरण हैं। ये और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। 101% क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में आएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम पूछ लेता है, या आपको उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा देखने को मिलेगी जरूर। ठीक है, ये आपने जरूर कर लेना। उभयधर्मी ऑक्साइड तो 101% आपका है ही है, कन्फर्म। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है हेर फेर होने वाला। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद जल, H2O के साथ अभिक्रिया। जब क्या कहते हैं, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है? ठीक है, जब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया की जाएगी, ठीक है, तो ठंडे जल से क्या होगा? सोडियम तेज अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। देखो, जो ये आपकी सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है? सोडियम और पोटेशियम जो हैं, ये क्या करते हैं? ये क्या धातुएँ हैं? ये क्या करते हैं? जब जल में डाल दी जाती तो तुरंत क्या करती? तेज अभिक्रिया करके क्या करती? ये आग पकड़ लेती। सबसे ये क्या है? उच्च क्रियाशील धातुएँ हैं, ठीक है? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है इनको, इसीलिए। इसके अलावा देखो, गर्म जल के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है, ठीक है? गर्म जल के साथ क्या होगा? Mg बनेगा, ठीक है? मैग्नीशियम अभिक्रिया करेगा, ठीक है? गर्म जल के साथ क्या होगा? मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है। भाप से अभिक्रिया कौन करता है? एल्यूमीनियम, आयरन और जिंक करता है, ठीक है? जलवाष्प और भाप जिसे कहते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्या? एल्यूमीनियम करेगा, आयरन करेगा अर्थात लोहा करेगा, और जिंक करेगा, ठीक है? ये किससे करेंगे? जल से अभिक्रिया होती है इनके बीच। इन सब की अभिक्रिया का समीकरण मैं आगे दे दूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वैसे करा रखी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक भी दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बस आपने लिखना है इक्वेशन, ठीक है? केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण लिख देना। मैं आपको उसकी एक डिटेल वीडियो का पिन कमेंट में कर दूँगा आपको कमेंट, ठीक है? कोई नहीं क्रिया पीबी, सीयू और ए, जो कोई क्रिया नहीं करते हैं वो कौन-कौन से? देखो, लेड अर्थात पीबी, सीयू कॉपर, एयू एल्यूमीनियम, एयू अच्छा एयू होता है गोल्ड, और एजी होता है सिल्वर। ये 4 जो हैं, ये क्या करते हैं? ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आएँगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें ये कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं आपस में, ठीक है? ये इनकी इनकी अभिक्रिया नहीं होती जल से। ये जल से अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करते हैं बेटा, ठीक है? जल से अभिक्रिया करने वाले कौन-कौन हैं? ये 3 हैं। कौन से? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, आयरन और जिंक। ये क्या करते हैं? जल से करते हैं। लेकिन आपने क्या करना, 1 से 2 कर देना, ठीक है? अगर आपने 1 भी याद कर लिया तो भी काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी जान लीजिए सबसे पहली बात। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी क्या होता है? तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखना क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु, ठीक है? सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु, और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु को जो रखा जाता है। तो देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम। ये 2 क्या हैं? सबसे अधिक क्रियाशील हैं। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम आएंगे। तो इन चारों को याद रख लीजिए। सबसे पहले इनका क्रम 4 से 5 याद कर लीजिए, मॉर्निंग ऊपर के, ठीक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, ठीक है? ये 5 ऊपर के याद कर लीजिए, नीचे के 2-3 याद कर लीजिए, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर, गोल्ड क्या है? सबसे कम वाले कौन से? सिल्वर, गोल्ड, ठीक है? सबसे कम सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है? बाकी जो है ये बीच में है। क्लियर हो गया? सक्रियता श्रेणी को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है? सबसे अधिक क्रिया से अर्थात जो बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, वायु या किसी भी संपर्क में आ गए, हर किसी धातु से क्रिया करने लग जाते हैं। क्या होते हैं? ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातुएँ। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होगी? जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और ये 2 सिल्वर और जो एल्यूमीनियम है, सॉरी, सिल्वर और गोल्ड, अर्थात सोना और चांदी क्या है? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद देखो, सक्रियता श्रेणी और सक्रियता श्रेणी और अम्ल से क्रिया। अब देखो, धातुओं की अम्लों के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, देख लो, ठीक है? धातु जब तनु अम्लों से, तनु अम्लों का मतलब उसमें जल की मात्रा अधिक है, ठीक है? तो तनु अम्लों से जब अभिक्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है? ये हम पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी, उसमें भी सेम समीकरण हमने की थी धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया में। और यहाँ पे भी क्या है, जब अम्लों के साथ धातुएं अभिक्रिया करती तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है? धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा भैया? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसकी समीकरण मैंने ऑलरेडी करा रखी है, वहाँ भी मिल जाएगी, बाकी जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें आपको दे दूंगा, ठीक है? इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारी चैनल पे ही, ठीक है? तो आपने क्या ना, एंड में क्या करना है, लास्ट में कमेंट कर देना है मुझे। कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, इसकी पीडीएफ की लिंक भेज दूँगा। ठीक है? ध्यान दें, मैग्नीशियम और मैंगनीज़ को छोड़कर क्या हो, कोई भी धातु HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल के साथ H2O गैस नहीं बनाती है।
ठीक है? ये ध्यान रखना क्या होता है, ध्यान क्या देना आपने, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर कोई भी धातु, पोटेशियम नाइट्रिक अम्ल, सॉरी HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं आती। ये क्या अपवाद है समझो एक तरीके से। अगर मैग्नीशियम की नाइट्रिक अम्ल के साथ भी करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी, ठीक है? उसके अलावा मैग्नीज की भी नाइट्रिक अम्ल के साथ, सॉरी मैग्नीज की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, ठीक है? तो ये 2 कंडीशन आपने ध्यान रखनी है। वैसे मेन आपका यही पूछेगा, ये कंडीशन कम आती है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया इसको, ठीक है? तो सक्रियता श्रेणी समझ में आ गया होगा। तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखना, ठीक है? घटते हुए क्रम में रखना क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। इसमें सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम और सोडियम को, और सबसे नीचे सिल्वर और गोल्ड को रखा जाता है, ठीक है? चांदी और सोने को। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। आयनिक यौगिक और इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या खेल है वो देखते हैं। तो आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, ठीक है? आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं बेटा? आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जब क्या करते हैं, जब कोई धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं, ठीक है? धन आयन बनते हैं, ठीक है? और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, ठीक है? तो यहीं पर क्या होता है, जब इस प्रकार इनको कोई एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दूसरा ग्रहण करेगा। यहाँ पे हमने सोडियम का उदाहरण लिया। सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है सोडियम की Na की, ठीक है? सोडियम की जो Na की, सॉरी सोडियम है आपका Na, ठीक है? Na की परमाणु संख्या 11 होती है। देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, बची हुई कक्षा में 1। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, सिंपल क्लोरीन के पास 17 होते हैं, ठीक है? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम और ये क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं। क्या करेंगे, सोडियम का एक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक यौगिक बनेगा, इसे कहेंगे आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, आयनिक यौगिक है बेटा, ठीक है? आयनिक यौगिक का मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की आदान-प्रदान हो, ठीक है? इलेक्ट्रॉनों का आदान-प्रदान होगा तो आयनिक यौगिक बनेंगे। और इसमें क्या होगा, एक धातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और अधातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, ठीक है? तो इस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं इन्हें कहते हैं आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे साझेदारी से बनने वाले यौगिकों के बारे में, ठीक है? सहसंयोजी यौगिक जिन्हें कहते हैं। आगे बात करेंगे उसमें, अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, समझ में आया होगा कि जब क्या होता है, धातुएँ इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधातु ग्रहण करती है, इनके बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है। आदान-प्रदान से जो यौगिक बनता है, इसको क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड इसका एक उदाहरण है बेटा, ठीक है? तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम के पास कहते थे Na+ हुआ, क्योंकि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धन आवेश 1 आ जाएगा, ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने। और क्लोरीन के पास क्या है, 1 कम था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पे ऋणावेश आएगा। तो ये क्या होंगे, आयन बनेंगे, ठीक है? ये तो आयन बन गए, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। सोडियम आयन सॉरी यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है? सोडियम आयन का Na+ लिखा है, क्लोरीन आयन Cl- हो गया। तो ये मिलकर क्या बना, NaCl बना। तो ये क्या है, आयनिक यौगिक है, ठीक है? अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। क्या है बेटा, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म जान लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी आप आईएमपी में लगा दो, आईएमपी है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, अभी बताया मैंने। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, ये क्या होता है, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर भी होते हैं। ये तीनों टाइप के मिलेंगे आपको, ठोस मिलेंगे, कठोर भी मिलेंगे और भंगुर भी होंगे। कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? भंगुर मतलब कुछ ऐसे आयनिक यौगिक बनेंगे जो आसानी से टूट जाते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो कठोर होंगे, ठोस होंगे, ठीक है? दूसरी बात, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है? इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है उच्च होता है, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में एक तत्व से दूसरे तत्व के पास जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिस कारण से क्या होता है, इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत अधिक उच्च होता है, ठीक है? इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। आयनिक यौगिक के गुणों में बात कर रहे हैं हम, ठोस होती हैं, कठोर और भंगुर, तीनों टाइप के हो सकते हैं। आप ठोस और कठोर लिख दोगे तो भी चल जाएगा। इसके अलावा उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, जल में घुलनशील होता है। आयनिक यौगिक क्या होता है, अधिकांश जो यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, तो आप लिखेंगे जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 3, केवल गलित अवस्था या जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक अगर ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, अर्थात उस समय वो विद्युत का कुचालक होंगे। लेकिन जब आपका क्या कहते हैं, उनको जल में डुबोकर रखा जाएगा या उनका जलीय विलयन बना दिया जाएगा, ठीक है? उनको जल में घोल दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे, ठीक है? तो केवल गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं आयनिक यौगिक, ठीक है? तो चलिए यहाँ से तक हो गया, समझ में आ गया होगा। चलो
अब आते हैं अयस्क से धातु का निष्कर्षण, ठीक है। अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं और गैंग क्या होते हैं, आपको पता होगा। अयस्क क्या होता है, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है। नहीं, उन्हें खनिज कहते हैं, पहले खनिज को समझो, ठीक है। खनिज क्या होते हैं, जो जमीन से हमने धातुओं को धातुओं को सॉरी, खनिज क्या होते हैं जिनसे जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, ये समझो, ठीक है। और अयस्क क्या होते हैं, अयस्क उनको कहता है वे खनिज जिनसे क्या होता है कम खर्चे पे, ठीक है, और सरलता से, सुगमता से क्या कर सकते हैं हम, धातुओं का दोहन कर सकते हैं, धातुओं को निकाला जा सकता है, क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं, ठीक है। और गैंग क्या होता है, जो एक कचरा इसमें मिट्टी, रेत, बालू ये सब प्राप्त होता है, वो सब क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। बाकी परिभाषाएं मैंने बता रखी डिटेल में, वहां भी देख लेना। यहाँ पे मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। बस 1-2 टॉपिक और हैं, उनको कर लेते हैं। कम अभिक्रियाशील धातु कौन-कौन सी है? तो कम अभिक्रियाशील धातुओं में है मरकरी और कॉपर। ये क्या है? कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। सबसे पहले केवल गर्म करने से ऑक्साइड बनता है, ठीक है, जो फिर धातु में उपचयित हो जाता है। तो इनमें देखो कैसे अयस्क का धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा? जो आपके गर्म करने पर देखो, ये है आपका, ठीक है, मरकरी मरकरी का, हाँ, ठीक है, तो क्या कहते हैं, केवल गर्म करने पर ऑक्साइड बनता है और जो फिर धातु में उपचयित हो जाता है। तो सीधी-सी बात है, आपका मरकरी का, देखो मरकरी और कॉपर के ऑक्साइड आएँगे, ठीक है, मरकरी का ऑक्साइड आएँगे, अ, ऑक्सी इसको क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, तो क्या बनेगा, मरकरी ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड में प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। उसके बाद मरकरी ऑक्साइड को क्या करेंगे, फिर से गर्म करेंगे तो मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से मरकरी प्राप्त किया जाएगा, किससे, आपके मरकरी के ऑक्साइड से, क्लियर है? मरकरी का जो ऑक्साइड है HgS कहते हैं इसको, ठीक है? मरकरी ऑक्साइड से क्या किया जाएगा आपका, क्या कहते हैं इसको, मरकरी निकाला जाएगा, अर्थात मरकरी निकाला जाएगा, पारा निकाला जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती हैं वो जान लीजिए। सॉरी, ठीक है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कौन-कौन सी होती हैं? ऐसी धातुएं जो क्या हैं, कम वो करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, तो इनमें जिंक, आयरन और लेड, ठीक है? जिंक, आयरन और लेड, ठीक है? इसमें होता है भर्जन और निस्तापन। भर्जन निस्तापन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जरूर याद कर देना, ठीक है? आईएमपी है, ठीक है? भर्जन और निस्तापन वाला क्या है टॉपिक, आईएमपी है, इसको जरूर अच्छे से देख लीजिए। क्या होता है भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, ठीक है? जो सल्फाइड अयस्क होता है उसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, सल्फर कहते हैं सल्फाइड अयस्क, इससे क्या होता है, सल्फाइड अयस्क से वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है, ठीक है। और निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को, ठीक है, ध्यान देना, सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन है और कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वायु की मात्रा सीमित होती है, बहुत कम मात्रा होती है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करना, इसको क्या कहते हैं, सीमित वायु में गर्म करना क्या कहलाता है आपका बेटा? ये कहलाता है निस्तापन कहलाता है। क्लियर है? निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पे क्या होता है? कौन-सी अभिक्रिया होती है? कौन-सी क्रिया कहलाती है? निस्तापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है? किसके लिए? कार्बोनेट अयस्कों को। ठीक है? जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनके लिए क्या, कौन-सी अभिक्रिया? निस्तापन। सल्फाइड अयस्कों के लिए, सल्फाइड अयस्कों के निष्कर्षण के लिए कौन-सी वो है अभिक्रिया? भर्जन है। कार्बोनेट के लिए कौन-सी है? निस्तापन है। ठीक हो गया? चलिए आगे समीकरण आपने देख ली नहीं, समीकरण मैंने यहाँ लिखी है, इनको ज़रूर नोट कर लेना आप, ठीक है? अधिक अभिक्रियाशील धातुएँ KNaAl, ठीक है? पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमीनियम, ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातुएँ। तो इनको जो अलग किया जाता है, इनके लिए विद्युत अपघटनी अपचयन तथा विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग किया जाता है, ठीक है? इनसे इनका तो क्या करता है, निष्कर्षण किया जाता है, तब जाके ये धातुएँ प्राप्त होती है। कौन-कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम प्राप्त करने के लिए, ठीक है? इनके अयस्कों से, ठीक है? तो यहाँ देख लीजिए, मरकरी और कॉपर को इनके ऑक्साइडों से अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केवल गर्म करना होता है, ठीक है? मरकरी और कॉपर को, ये ध्यान रखना, मरकरी और कॉपर को इनके ऑक्साइडों से पृथक करने के लिए सिर्फ क्या होता है, वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे इसको, ठीक है? दूसरा आपका भर्जन में क्या होता है, जो आपके जिंक, लेड और जिंक, जैसा जिंक होता है, जिंक सल्फाइड से होता निकलेगा, ठीक है? इस टाइप से, तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा? जिंक प्राप्त होगा यहाँ से। ऐसे निस्तापन जिसमें कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं, ठीक है? जो कार्बोनेट अयस्क होंगे, ZnCO3 जैसे, इनको क्या करना पड़ेगा? कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो इस अभिक्रिया को निस्तापन कहेंगे और इसमें जो प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? खनिज प्राप्त होंगे। कौन से अयस्कों से क्या खनिज प्राप्त होगा? जिंक जैसे खनिज प्राप्त होंगे, ठीक है? और ऑक्साइड को कार्बन से उपचयित किया जाएगा उसके बाद, ठीक है? जब क्या होगा? निस्तापन में पहले तो क्या होगा? कम वायु की कम मात्रा में वो किया जाएगा गर्म,
उसके बाद जो ऑक्साइड बचेगा उसको क्या करा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन के साथ उपचयित किया जाएगा, जिससे क्या होगा जिंक ऑक्साइड से कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक प्राप्त होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? एस्क के निष्कर्षण की विधियाँ हैं। टोटल समझ में आ गया? अब आता है परिष्करण और संक्षारण का से सुरक्षा। परिष्करण क्या होता है और संक्षारण क्या होता है, एक बार वो जान लीजिए। ये इस उसका लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो देखो परिष्करण क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। क्या होता है परिष्करण कैसे क्या होता है? जलीय विलयन, धातु लवण का जलीय विलयन बनाया जाता है, ठीक है? जो धातु लवण है उसका जलीय विलयन बनाया जाएगा। उसमें एक एनोड होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, एक कैथोड होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसमें क्या होगा एनोड और कैथोड को किससे बिजली से जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या करेंगे आपस में, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएंगे। तो धातु लवण जैसे क्या होगा कॉपर सल्फेट होगा यहाँ पे, ठीक है? कॉपर सल्फेट के बारे में कल मैंने बताया था, क्या था कॉपर सल्फेट नीला होता है जिसे कहा जाता है, ठीक है? तो धातु लवण ये हो गया। अब यहाँ से इसका परिष्करण कैसे होगा? विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? विद्युत अपघटनी परिष्करण। पीछे बताया था मैंने, उसी के बारे में बताया गया, ठीक है? तो इस टाइप से एक एनोड की वो होगी क्या कहते हैं इसको? क्लियर कह दो, कुछ भी कह दो। एक धातु की पट्टी क्या किसकी एनोड की होगी, एक धातु की पट्टी कैथोड की होगी बेटा, ठीक है? ध्यान देना है। तो कैथोड पे तो क्या होगी शुद्ध धातु आ जाएगी और एनोड पे क्या होगी अशुद्ध धातु आ जाएगी। बस ये प्रोसेस होता है, ठीक है? तो ये धातु लवणों का परिष्करण किया जाता है ऐसे करके। शुद्ध धातु कैथोड पे जमा हो जाती है, इसमें ध्यान रखना है। विद्युत अपघटनी परिष्करण कहा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी परिष्करण कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार का आपका डायग्राम होगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद संक्षारण क्या होता है? संक्षारण से सुरक्षा क्या होती है? पहले संक्षारण जानते हैं। संक्षारण के बारे में हमने पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में बात करी। क्या होता है जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं संक्षारण कहते हैं। क्या करते हैं उससे धातु। तो इससे बचाव के लिए क्या उपाय होते हैं? इससे बचाव का अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो बेटा। हाँ, इसको भी इंपॉर्टेंट में लिख लो, ठीक है? इंपॉर्टेंट में लिख लो संक्षारण। संक्षारण आपका चैप्टर 1 में भी चैप्टर 3 में भी है, तो आपने क्या ना इसको 6 तैयार कर लेना। पेंट तेल या ग्रीस लगा करके संक्षारण रोका जा सकता है, ठीक है? पेंट लगा करके, तेल लगा करके या ग्रीस लगा करके क्या कर सकते हैं संक्षारण को रोका जा सकता है। नंबर 2 यसद लेपन अर्थात लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाएगी, ठीक है? मतलब किसी अभिक्रियाशील धातु पे कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ा दो, ठीक है? अधिक अधिक अभिक्रियाशील धातु पर कम अभिक्रियाशील धातु की परत चढ़ा करके क्या कर सकते हैं इसको संक्षारण से बचा सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है? गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है हिंदी में। अगला आता है मिश्र धातु। अब एक और अच्छा तरीका है जिसमें क्या होता है मिश्र धातु बना करके, ठीक है? एलॉय जो होता है मिश्र धातु कहते हैं उसे और बना करके। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, ठीक है? 2 या 2 से अधिक धातुओं का क्या होता है समांगी मिश्रण, ठीक है? समांगी मिश्रण क्या होता है क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है समांगी और विसमांगी मिश्रण के बारे में। तो वही चीज़ है जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को क्या एक निश्चित अनुपात में मिला करके मिश्रण बनाया जाता है तो वो समांगी मिश्रण कहेगा और इसको कहेंगे मिश्र धातु कहेंगे, ठीक है? मिश्र धातु बनती है जैसे पीतल, तांबा और जस्ता अर्थात जिंक। तांबा और जिंक मिला करके जस्ता मिला करके क्या बनता है? तांबा और जस्ता मिलेगा तो पीतल बनेगा। काँसा कैसे बनता है? देखो तांबा और टीन, ठीक है? जो तांबा है और टीन है, कॉपर और एसएन कहते हैं इसे, ठीक है? टीन, तांबा और टीन मिलेगा तो क्या बनेगा? काँसा बनेगा और सोल्डर, सोल्डर सीसा और टीन मिलेगा तो सोल्डर बनेगा। तो ये तीन क्या है मिश्र धातुओं के उदाहरण बेटा, ठीक है? तो मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं को का समांगी मिश्रण कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। परिभाषा याद रखना, ये संक्षारण इम्पोर्टेंट है और मिश्र धातु वाला भी आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट। इनमें से 1-2 नंबर में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपका, तो इसको देख लेना, ठीक है? सारे टॉपिक हमने आज यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब कोई देख लेते हैं क्या रह गया। अब टोटल हमने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले गुणधर्म पढ़े किसके? धातुओं के। धातु आघातवर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं और सुचालक होती हैं, ठीक है? धातु में भंगुर और कुचालक भी होती हैं। कुछ अपवाद थे वो मैंने बताए थे आपको, जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये क्या थे? इसके अपवाद थे। अगला देखो सुरक्षा क्या है? यसद लेपन किया जा सकता है, मिश्र धातु बनाकर संक्षारण रोकने के मुख्य उपाय हैं। ये 2 क्या हैं संक्षारण रोकने के सबसे ज़्यादा प्रभावी और मुख्य उपाय क्या है? ये है। पेंट चलाना, ये कराना, ये भी है। सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम निर्धारित करना, ठीक है? धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर क्या कर रहे थे हम? व्यवस्थित कर रहे थे, बढ़ते से घटते हुए क्रम में, तो इसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया? आयनिक यौगिक क्या होते हैं? अभी पढ़ा था हमने धातु से अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के। धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्थानांतर बनते हैं और क्या होते हैं? इनके गलनांक उच्च होते हैं, ठीक है? इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, हमने बात की थी। इसके बाद अगला देख लीजिए, धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर भर्जन, निस्तापन या विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं, ठीक है? जो धातुएँ होती हैं उनको उनकी सक्रियता के आधार पर भ्रजन, निस्तापन और अपघटन, विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। किससे? उनके अयस्कों से, ठीक है? तो ये हमने सब चीज़ें अभी आज के चैप्टर में क्लियरली देख ली हैं और अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो देख लेना आपने क्या इन क्वेश्चन को आपने क्या करना तैयार कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसी धातु का नाम बताइए जो विद्युत की सुचालक है।
ठीक है? अधातु का नाम, ठीक है? एक अधातु का नाम बताना है आपने, कमेंट कर देना आप लोगों ने, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि विद्युत का नाम ऐसी अधातु का नाम जो विद्युत का सुचालक है। दूसरा उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम, मैंने 2 नाम बताए, 2 में से कम 1 नाम आपने मुझे शेयर करना है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? कारण बताया दिया, जल के साथ भी क्या करता है सोडियम आसानी से क्या करता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको क्या करते हैं केरोसिन में रखते हैं, आपको बता रखा है कई बार। भर्जन और निस्तापन क्या होता है आप लोगों को बता रखा है। ठीक है? भर्जन क्या होता है जब वायु की उपस्थिति में रोस्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है? भर्जन का मतलब वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं सल्फाइड गैसों को गर्म किया जाता है। निस्तापन क्या है? जो कार्बोनेट गैस का उनको वायु की सीमित मात्रा में क्या किया जाता है गर्म किया जाता है। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद मिश्र धातु क्या होती है? समांगी मिश्रण होता है धातु अधातु का। ठीक है? पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है ये आपने मुझे कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो और बने रहो चैनल के साथ। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आप लोगों को डेली एग्ज़ाम टाइम पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय एंड टेक केयर।